इस क्लास में हम लोग होम रूल आंदोलन के बारे में बात करेंगे। आप पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को देखें और ख़ास तौर से 1885 के बाद जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में एक संगठन की भूमिका हो जाती है, कांग्रेस की भूमिका हो जाती है, तो वहाँ से लेकर देखें तो आप 1915 से लेकर के 1918 तक का जो समय है वह राष्ट्रीय आंदोलन का ट्रांजिशन फेज़ है, संक्रमणकालीन अवस्था है। आप इसको संधि काल भी कह सकते हैं। ये ऐसा काल है जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दशा बदल जाती है, यानी पहले का जो राष्ट्रीय आंदोलन है और आगे आने वाला जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी दशा बदल जाती है। राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा चेंज हो जाती है। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उसका सामर्थ्य बदल जाता है, उसका नेतृत्व बदल जाता है। यानी जो आगे राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। और ये जो बदलाव हैं इसमें अगर आप मोटे तौर से बात करें तो दो घटनाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक घटना है होम रूल आंदोलन और दूसरी जो घटना है वह गांधी जी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया सत्याग्रह। इन दो घटनाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इस क्लास में आज हम आपसे होम रूल आंदोलन के बारे में बात करेंगे। अब इस टॉपिक में किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि जो होम रूल हमारा है, ये शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है। इस शब्द का अर्थ क्या है इसको हम लोग समझेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होम रूल। और उसके बाद हम लोग यह भी बात करेंगे कि जो भारत में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ है उसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो है इसकी बैकग्राउंड के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। आप यहाँ से कारणों को भली भांति समझ पाएंगे। इतिहास में बैकग्राउंड का बहुत महत्व होता है। इतिहास में हम क्या करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं। किस लिए अध्ययन करते हैं? वर्तमान को समझने के लिए, वर्तमान को समझने के लिए और भविष्य को उपयोगी बनाने के लिए। तो इतिहास में किसी भी विषय को समझने के लिए बैकग्राउंड की बहुत बड़ी भूमिका होती है और यही बैकग्राउंड को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बैकग्राउंड में हमारा होम रूल आंदोलन शुरू होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस आंदोलन के उद्देश्य क्या है और उसके बाद जो बात करने वाले हैं कौन से संगठन बने। आपने अध्ययन किया होगा तिलक के बारे में, एनी बेसेंट के बारे में, कैसे उन्होंने होम रूल संगठन बनाए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो संगठन बने हैं इनकी कार्यक्रम क्या है, नीतियाँ किस प्रकार की हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या बातें कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो ये जो आंदोलन है इसका सामाजिक आधार। अभी अभी हमने बताया कि पूरे आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को बदलने में, दशा को बदलने में, सामर्थ्य को बदलने में इस आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो उसमें हम देखेंगे कैसे सामाजिक आधार बढ़ता है, किस वर्ग के लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस आंदोलन के पतन के बारे में, इसकी असफलता के बारे में। और उसके बाद इस आंदोलन की सीमाएं क्या है और इस आंदोलन का महत्व क्या है, ये हम लोग समझेंगे। आंदोलन की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन का महत्व क्या है, ये मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
और वैसे भी यहाँ से जो जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, जैसे संगठन के बारे में, उद्देश्य के बारे में, होम रूल के बारे में, यहाँ से वनडे एग्ज़ाम में, प्रीलिम एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आपको करना है, ज़रूरी बिंदुओं को नोट करना है, उनको तैयार करना है और पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे होम रूल शब्द के बारे में। होम रूल, जैसे अगर आप इसका हिंदी वर्जन देखेंगे तो स्वशासन, होम रूल यानी अपना शासन, स्वशासन, इसको स्वराज भी कहते हैं, स्वराज भी कहते हैं। अब स्वराज शब्द आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई जगह मिलेगा। आपने मॉडरेट्स के बारे में जब पढ़ा होगा, उदारवादियों के बारे में, तो स्वराज शब्द मिला होगा। आगे आप देखेंगे लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात होती है। तो जो उदारवादियों ने बात किया है स्वराज की, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। जो पूर्ण स्वराज की बात होगी 1929 में, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम जो स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया है हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने होम रूल आंदोलन के संदर्भ में, उसका अर्थ है स्वशासन। तो यहाँ इस क्लास में हम लोग इसी अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे ये जो स्वशासन है, होम रूल है, इसका आशय क्या है, तो एक शब्द और आपको समझने की ज़रूरत है, वो है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि इस आंदोलन में जो स्वशासन की मांग हुई है, होम रूल की मांग हुई है, उसका लक्ष्य है डोमिनियन स्टेटस। ब्रिटिश साम्राज्य ने जो अपने अनेक उपनिवेशों को दे रखा है, जैसे कनाडा को दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया को दे रखा है, न्यूजीलैंड को दे रखा है, साउथ अफ्रीका को दे रखा है, न्यू फाउंडलैंड को दे रखा है, उस प्रकार की मांग है। इसका आशय क्या है, ये थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। इसका आशय ये है कि जो भी उपनिवेश है, वहाँ का जो शासन है वह स्थानीय लोगों के द्वारा होगा, लेकिन संप्रभुता ब्रिटिश साम्राज्य में ही निहित होगी। इस बात को आपको समझना है। यानी यहाँ कोई आज़ादी का दृष्टिकोण नहीं है, यहाँ कोई फ्रीडम का दृष्टिकोण नहीं है, स्वतंत्रता का कोई दृष्टिकोण नहीं है। ब्रिटिश संप्रभुता ही प्रभावी होगी। इसका अर्थ ये है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जितने विदेश मामले होंगे, रक्षा मामले होंगे, संचार मामले होंगे, वो सब ब्रिटिश साम्राज्य के जिम्मेदारी पर होंगे। सारी संप्रभुता वहाँ निहित होगी। लेकिन जो आंतरिक शासन होगा, स्थानीय शासन होगा, प्रांतीय शासन होगा, केंद्रीय शासन होगा, उसमें यहाँ के लोगों की सहभागिता को बढ़ा करके उत्तरदायी शासन स्थापित करने का लक्ष्य होगा। तो इस तरह से हम लोग स्वशासन को समझेंगे। इसकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम में, ग्रेट ब्रिटेन में, उसका अपना एक पार्ट है आयरलैंड। आयरलैंड, और उस समय आयरलैंड में एक प्रकार का राष्ट्रवाद उभर रहा है आयरिश लोगों में, और इस राष्ट्रवाद के कारण वहाँ पर आज़ादी की मांग हो रही है, शासन में सहभागिता की बात हो रही है, और वहाँ पर एक मूवमेंट चल रहा है जिसको कहते हैं आयरिश होम रूल मूवमेंट। आयरिश होम रूल मूवमेंट। तो जो भारत के होम रूल आंदोलन है, उनको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, आयरलैंड से मिल रही है। आयरलैंड के जो राष्ट्रवादी नेतागण हैं, वहाँ जो आंदोलन चला रहे हैं, आयरिश होम रूल आंदोलन, वहाँ से इनको प्रेरणा प्राप्त हो रही है। तो ये भी समझना है। तो अभी तक आपने ये समझा है कि होम रूल का आशय क्या है, डोमिनियन स्टेटस का आशय क्या है, और उसके बाद ये प्रेरणा कहाँ से मिली है। अब हम लोग इसके पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। पृष्ठभूमि को समझना बड़ा ज़रूरी होता है और उसको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। पहले भी हमने बताया है, इतिहास में कार्य कारण की श्रृंखला होती है, कोई भी घटना अकस्मात नहीं होगी।
तो यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन में भी होम रूल का जो विकास है, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आप देखें, पहला पॉइंट अगर आप इसमें देखें, स्वदेशी आंदोलन के बाद 1900 लगभग 7-8 के बाद और 1914-15 तक ये जो काल है, ये राष्ट्रीय आंदोलन का निष्क्रियता का काल है। राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ बहुत प्रभावी नहीं है, बहुत गतिशील नहीं है, निष्क्रिय रूप में है। जिस प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन हमें स्वदेशी आंदोलन में दिखाई पड़ रहा है, जिस प्रकार के कार्यक्रम, जुलूस, धरने, प्रदर्शन, थोड़ा उग्रता के तत्व, वो उसमें अब कमी आ रही है, बहुत कमी आ चुकी है और राष्ट्रीय आंदोलन हमारा निष्क्रिय हो चुका है। दूसरी बात, ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उससे एक नेतृत्व वर्ग का विकास हुआ था। स्वदेशी आंदोलन से एक नेतृत्व वर्ग का विकास हुआ। बहुत सारे नवयुवक यहाँ से जुड़े। आपने अध्ययन किया होगा स्वदेशी आंदोलन का, बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक, कॉलेज की बहुत बड़ी भूमिका। तो ये जो विद्यार्थी गण इसमें शामिल हुए थे, अब ये समय आगे निकल चुका है, ये नवयुवक बन चुके हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। पूरे देश में एक ऐसा वर्ग बन जाता है, एक ऐसा वर्ग सामने आता है जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकता है। और ऐसे समय में एक आंदोलन की आवश्यकता है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा 1909 का एक अधिनियम आता है, 1909 का एक अधिनियम आता है और उसको हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। जैसे ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा कर रखी थी कि भारत में हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, तो उसी दिशा में ये कदम था, लेकिन इससे राष्ट्रवादियों में निराशा फैल जाती है और जो हमारे कांग्रेस के मॉडरेट्स हैं, उदारवादी वर्ग भी हैं, वह भी निराश हो जाते हैं। तो ये जो 1909 का जो सुधार है, इससे एक निराशा का वातावरण फैला हुआ है, एक निराशा का वातावरण है। अब लोग चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं कोई नया मूवमेंट हो, इस प्रकार की भावना धीरे धीरे फैल रही है। इसके अलावा भी आप ये जो समय है 1914 से लेकर के 18 का समय है, ये पहले विश्व युद्ध का है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसका जो भारत पर प्रभाव हुआ, वो तात्कालिक दृष्टि से तो थोड़ा आर्थिक विकास दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोगों पर टैक्स बहुत ज़्यादा लागू कर दिए जाते हैं, तमाम प्रकार के कानून बना दिए जाते हैं, तो एक निराशा फैलती है। लोगों की आर्थिक परेशानियाँ बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है और दूसरी ओर लोगों की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं तमाम कानूनों के द्वारा। तो जो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव है, वह भी, उसको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। और इसके अलावा भी जो पहला विश्व युद्ध है, पहले विश्व युद्ध में जो जातीय श्रेष्ठता की भावना थी यूरोप में, यूरोप के लोगों को ऐसा माना जाता था कि अपराधी जाति है, तो वो दंभ टूट जाता है। अनेक स्थानों पर भारतीय सैनिकों ने यूरोपीय सैनिकों को हराया था। तो जो जातीय सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत था, वह भी ध्वस्त हो जाता है, भारतीयों में आत्मविश्वास आ जाता है और ऐसे समय में एक राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता थी। यहाँ पर एक बात और समझने की आवश्यकता है, ये जो निराशा का वातावरण है, उसमें कुछ नवयुवक दल ऐसे भी आए हैं जो बम और पिस्तौल की राजनीति पसंद करते हैं। आपने गदर आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के बारे में पढ़ा होगा। तो बम और पिस्तौल की राजनीति पर इनको विश्वास था, यानी ऐसा वातावरण बन रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसात्मक आंदोलन भी हो सकता है, हिंसात्मक गतिविधियां भी हो सकती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को इससे बचाना है, नागरिकों को इससे बचाना है। तो इस पृष्ठभूमि में, जिसकी चर्चा अभी हमने किया है, इस पृष्ठभूमि में एक आंदोलन की आवश्यकता है और इसी दिशा में होम रूल आंदोलन एक किया गया एक सशक्त प्रयास था। तो होम रूल आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, कारण क्या है, उनको इस तरह से समझना है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। क्या उद्देश्य है?
पहले ही हमने चर्चा किया है आपसे, जो उद्देश्य है वो डोमिनियन स्टेटस का है। डोमिनियन स्टेटस का है, यानी कहीं कोई इसमें आज़ादी का दृष्टिकोण नहीं है, कहीं इसमें स्वतंत्रता का दृष्टिकोण नहीं है। एनी बेसेंट ऐसा चाहती है कि एक स्वशासित भारत हो, और इस स्वशासित जैसे ही भारत को स्वशासन मिलेगा तो ब्रिटेन के संबंध और भारत के संबंध और मजबूत होंगे। उनका मानना था कि जो पहला विश्व युद्ध है उसमें भारतीयों की और अच्छी भूमिका स्थापित हो जाएगी यदि उनको होम रूल मिल जाएगा, उनको स्वशासन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला उद्देश्य है वो डोमिनियन स्टेटस का। दूसरी बात ये समझना है, इस पूरे के पूरे आंदोलन का उद्देश्य कहीं से भी स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है। यानी इसमें आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का दृष्टिकोण नहीं है, बाहर निकालने का दृष्टिकोण नहीं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध है उसमें कोई बाधा पैदा करना इस आंदोलन का उद्देश्य नहीं। ऐसा आपको नहीं समझना है इस आंदोलन के माध्यम से कि अंग्रेज़ जो पहले विश्व युद्ध में युद्ध कर रहे हैं, भारत की जो सहभागिता उसमें हो रही है, उसमें कोई बाधा पहुंचाने का दृष्टिकोण नहीं है। तो आप ऐसा भी लिखिए कि जो पहला विश्व युद्ध है कोई बाधा का दृष्टिकोण नहीं है, कोई बाधा का दृष्टिकोण नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाने का दृष्टिकोण नहीं है। और चौथी बात जो ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो निष्क्रियता के चरण में है उसको बाहर निकालना है, निष्क्रियता को समाप्त करना है। इसके साथ साथ जो हमारा मॉडरेट्स हैं, उदारवादी हैं, स्वदेशी आंदोलन में जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो उग्रपंथी उनका दमन हो जाता है, तो मॉडरेट्स हैं, उनकी जो राजनीति है उस राजनीति को बदलना वह भी इनका उद्देश्य है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो उदारवादी दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण से युक्त एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करना, यानी इनका जो उदारवादियों का दृष्टिकोण संवैधानिक दृष्टिकोण था उसको बदलना, उसमें थोड़ा सा उग्रतापन लाना, थोड़ा पैनापन लाना, थोड़ी कार्यक्रम बदलना, ऐसा भी दृष्टिकोण है। तो ये जो आपका होम रूल आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या है, इसको अब हम लोगों ने समझ लिया है। आगे जो हमारा होम रूल आंदोलन है इसमें कौन कौन से संगठन बने वनडे एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जुड़े हुए फैक्ट बहुत आवश्यक है। आप प्रीलिम वगैरह देते हैं वनडे एग्ज़ाम्स, तो नेट जेआरएफ देते हैं, उनको आपको थोड़ा सा नोट करना है। यहाँ पर संगठन की दृष्टि से जैसे आपने अध्ययन किया होगा, दो लीग के बारे में आप पढ़ते होंगे। एक तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे हैं आपने एनी बेसेंट के बारे में पढ़ा होगा, एनी बेसेंट के बारे में। तो दो लीग है। यहाँ पर आपसे इनकी स्थापना कब हुई है, कहाँ हुई है, इनका प्रभाव क्षेत्र कौन था, अध्यक्ष कौन था, ऐसे थोड़ा सा फैक्ट पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। अब जो बाल गंगाधर तिलक की जो लीग है उसकी जो स्थापना है वो अप्रैल 1916 ईस्वी में होती है। 28 अप्रैल, आप डेट भी लिख सकते हैं, 1916 की ईस्वी। और जो एनी बेसेंट की लीग है उसकी जो स्थापना होती है वो 3 सितंबर 1916 को होती है। दूसरा जो पॉइंट है, आप कहाँ स्थापित हुआ है,
तो जो बाल गंगाधर तिलक की लीग है उसकी जो स्थापना हुई है वो बेलगाम में, बेलगाम, इसको बेलगांव भी कहते हैं, बेलगांव भी कहते हैं, दोनों एक ही हैं, बेलगाम या बेलगांव। और जो एनी बेसेंट की लीग है वो अडियार में, अडियार में जो मद्रास के पास में है, चेन्नई के पास में है। आप आधुनिक चेन्नई में भी कह सकते हैं, आज की परिधि बदल गई है। ये जो होम रूल है इसका नाम क्या है, वो है होम रूल लीग, होम रूल लीग। और जो एनी बेसेंट की लीग है उसका नाम है इंडियन होम रूल लीग। यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है तिलक की लीग के संदर्भ में। तिलक ने जैसे होम रूल लीग की स्थापना किया है, लेकिन इन्होंने नेतृत्व नहीं संभाला। आपसे पूछा जाता है, अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं कि होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने कोई पद स्वीकार नहीं किया था होम रूल लीग में। यहाँ पर एक यह भी कभी कभी प्रश्न बनता है कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे। 1916 का लखनऊ अधिवेशन आपने पढ़ा होगा। जो उदारवादी हैं, उग्रवादी हैं, दोनों मिल चुके हैं। कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हो चुका है। तो तिलक ने होम रूल आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में क्यों शुरू नहीं किया, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर बस एक ही बात आपको दिमाग में रखना है कि होम रूल में जिस प्रकार से डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, इससे उदारवादी सहमत नहीं थे। कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व सहमत नहीं था, इसलिए तिलक ने एक अलग संगठन बनाया। लेकिन ये जो संगठन बनाया उसमें उन्होंने कोई नेतृत्व का पद धारण नहीं किया। तो ये जो लीग है इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ और जो सचिव हैं वो है एनसी केलकर, एनसी केलकर। जो इंडियन होम रूल लीग है इसमें जो संगठन मंत्री बनते हैं वो जॉर्ज अरुंडेल बनते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, जॉर्ज अरुंडेल। और जो इसकी महासचिव बनते हैं वो रामास्वामी अय्यर। जनरल सेक्रेटरी जो इसके हैं वो रामास्वामी अय्यर। इसके जो कोषाध्यक्ष हैं वो वीपी वाडिया। ये 2-3 नाम बहुत पूछे जाते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। जो कार्य क्षेत्र है उसको भी समझने की आवश्यकता है। ये जो बाल गंगाधर तिलक की लीग है, होम रूल लीग, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत अखिल भारतीय नहीं है। उसका स्वरूप जो क्षेत्रीय प्रकार का है, क्षेत्रीय स्वरूप रखता है। कहाँ कहाँ ये संगठन काम कर रहा है इसको थोड़ा सा नोट करना है। जैसे तिलक की जो लीग है वो महाराष्ट्र में काम कर रही है, महाराष्ट्र में काम कर रही है। महाराष्ट्र में भी एक बात आपको ध्यान में रखना है, बंबई को छोड़कर, जो बॉम्बे वाला इलाका है उसको छोड़कर, और बंबई में जो कार्य करेगी वो एनी बेसेंट की लीग कार्य करेगी। टेक्निकल पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बंबई को छोड़कर, उस समय बंबई नाम था, बॉम्बे, उसको छोड़कर जो मध्य प्रांत है वहां पर तिलक की लीग कार्य कर रही है। जो कर्नाटका का इलाका है और उस समय का जो बरार का इलाका है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। तिलक की जो लीग है कहाँ काम कर रही है, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर, मध्य प्रांत में, कर्नाटक में, बरार में। और इनका जो मुख्यालय है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो पूना में है, पूना में।
कुल मिलाकर के इनकी 6 शाखाएं थी। अब एनी बेसेंट से अगर आप तुलना करें तो ये जो क्षेत्र है इसको छोड़कर, ये जो क्षेत्र है इसको छोड़ करके पूरे भारत में एनी बेसेंट की होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग काम कर रही है। पूरे भारत में इनकी शाखाएं हैं, लगभग 200 शाखाएं थी, लगभग 200 शाखाएं। और उसमें जो मद्रास का प्रांत है वहाँ ये संगठन बहुत प्रभावी है। वैसे भी इनकी जो शाखाएं हैं वो आपके कानपुर, इलाहाबाद, चेन्नई, पटना, पूरे भारत में आपको दिखाई पड़ेंगी। गुजरात के इलाके में सब जगह आपको दिखाई पड़ेंगी ये जो होम रूल की, एनी बेसेंट की होम रूल लीग है। सदस्य संख्या में यदि आप देखें, यद्यपि एनी बेसेंट की लीग पूरे भारत में है, लेकिन ये सदस्य बनाने में पिछड़ जाती है तिलक की लीग की तुलना में। 1916 में दोनों की स्थापना होती है। 1917 तक आते आते या 18 के आरंभ तक आप कह सकते हैं जो तिलक की लीग है इसमें लगभग 32,000 सदस्य होते हैं, और जो एनी बेसेंट की लीग है उसमें 27,000 सदस्य होते हैं। यद्यपि जो मुख्य नेतागण हैं, सदस्य संख्या जरूर कम थी एनी बेसेंट की लीग की, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नेतागण वो एनी बेसेंट की लीग से जुड़ते हैं, जैसे खलीकुज्जमा, मजहरुल हसन, हसन इमाम, सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इस प्रकार की जो पर्सनालिटीज़ हैं वो एनी बेसेंट की लीग से जुड़ती हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे, ये जो लीग है ये इसकी नीतियाँ क्या हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। कार्यक्रम नीतियों की बात हम लोग करेंगे। सारे जो भी आपके ये सब टॉपिक्स बनने बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जैसे तिलक के बारे में और एनी बेसेंट के बारे में, दोनों ने अलग अलग संगठन बनाए, उद्देश्य एक जैसे, होम रूल का दोनों का उद्देश्य है, अलग अलग संगठन बनाए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं था। दोनों ने बड़े ही सहयोगपूर्ण ढंग से एक दूसरे की सहायता की, एक दूसरे के मंचों का प्रयोग किया। कोई इसमें ऐसा नहीं कोई विरोधी भावना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे का मंचों का प्रयोग करके अपनी बातों को जनता के सामने रखना, तो बड़े ही प्रेम पूर्ण ढंग से, सामंजस्यपूर्ण ढंग से दोनों संगठनों ने मिलकर कार्य किया। जो तिलक की लीग है उनका जो अपना उद्देश्य है, जैसे एक तो स्वराज प्राप्त करने का उद्देश्य तो उनका था ही, और दूसरा तिलक ने देसी भाषा पर आधारित, यानी भाषा पर आधारित राज्यों की भी मांग की, एक यह भी मांग यहाँ से जुड़ी हुई है। और उसके अलावा इन्होंने शिक्षा में देसी भाषा के प्रयोग की बात इन्होंने की, मांग इसकी रखी। और चौथी बात, जातिवाद के विरुद्ध तिलक की लीग ने काम किया, उन्होंने बातें रखी। तो मोटे तौर से आप इन 4 बातों को दिमाग में रख लीजिए। पहली बात तो स्वराज की मांग, दूसरी बात भाषा पर आधारित राज्यों की मांग, तीसरी बात देसी भाषा में शिक्षा की बात, देसी भाषा में शिक्षा की बात, और चौथी बात जातिवाद के विरुद्ध बातें। ये 4 बातें आप नोट कर लेंगे। स्वराज की बात एनी बेसेंट भी कर रही है, दोनों के तौर तरीके लगभग एक जैसे हैं, यानी अपनी बातों को कहने के लिए पंपलेट की बातें, पर्ची बंटवाना, पंपलेट्स वगैरह बंटवाना, पुस्तकालय की स्थापना करना, और इस प्रकार के कार्य एनी बेसेंट की लीग इसमें बहुत प्रभावी थी। पुस्तकालय की स्थापना करना, राजनीतिक कक्षाओं की व्यवस्था करना, और लोगों को इकट्ठा करके, खासतौर से छात्रों को गांव में जाकर के, शहरों में जाकर के लोगों के मध्य स्वशासन की बातें करना, राजनीतिक जागरूकता की बातें करना, यानी लोगों को एक प्रकार से राजनीतिक रूप से शिक्षित कर रहे हैं। लोगों में सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से, सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कोष इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एनी बेसेंट के लीग ने काम किया और पूरे भारत में राजनीतिक जागरूकता फैलाने का काम किया, सुशासन की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये समझ लिया है कि कैसे इन्होंने स्वराज की मांग में क्या क्या बातें तिलक ने जोड़ी और कैसे इन लोगों ने कार्य किया। अब हम लोग बात करेंगे सामाजिक आधार की। जैसे पहले ही हमने कहा है कि 1915 और 18 का मध्य बहुत ही निर्णायक है। अगर आप पहले के राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे तो उसकी तुलना में जो कार्य क्षेत्र है होम रूल आंदोलन का वो बहुत बड़ा हो जाता है। यानी एक तरह से एनी बेसेंट के जो प्रयास हैं उनको आप ऐसा कह सकते हैं अखिल भारतीय प्रयास हैं। पूरे भारत में इनकी शाखाएं हैं, कम या ज़्यादा पूरे भारत में लोगों की सहभागिता हो रही है, कम या ज़्यादा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें जो सामाजिक आधार है मुख्य रूप से जिन लोगों ने भागीदारी किया है उसमें प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा हैं, पेशेवर लोग हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, पत्रकार हैं। तो जो मध्यवर्गीय पेशेवर वर्ग है वो इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी करता है। मध्यवर्गीय पेशेवर जो है अभी भी कोई सामाजिक आधार उस प्रकार का नहीं है जैसे गांधीवादी आंदोलन में। इसीलिए मैंने कहा था ट्रांजिशन फेज, पहले की अवस्था में, गांधीवादी अवस्था में बीच का काल है, संधि का काल है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जो पहले की चीज़ें थी वो बदल रही हैं और आगे नए रूप में आपको गांधीवादी आंदोलन में प्राप्त होंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गुजरात क्षेत्र में वहाँ के जो उद्योगपति हैं वो भागीदारी कर रहे हैं, जो मजदूर हैं वो भागीदारी कर रहे हैं। आप देखेंगे कुछ मुस्लिम नेतागण पहले भी हमने नाम उल्लेख किया है, मजहरुल हक, हसन इमाम, खलीकुज्जमा, जिन्ना, ये सब इसमें भागीदारी करते हैं। और एक जो महिलाओं का वर्ग है, जैसे आपने स्वदेशी आंदोलन में देखा, अब यहाँ भी बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी हो रही है। तो ये जो सामाजिक आधार है पहले के आंदोलन की तुलना में ये बढ़ रहा है पूरे देश में। जैसे स्वदेशी आंदोलन में देखा वह थोड़ा बंगाल तक केंद्रित था या थोड़ी सीमा तक पंजाब में और महाराष्ट्र में, ये पूरे देश में इसकी शाखाएं, पूरे देश में लोग सहभागिता इसमें कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अब हम लोग बात करेंगे इस आंदोलन की सीमाओं के बारे में, इसके पतन के बारे में और सीमाओं के बारे में। अब पतन में यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दो नेतृत्व थे, एक तो तिलक का था और दूसरा बेसेंट का था। बेसेंट जो है, जैसे ही एक सुधारों की घोषणा होती 1917 ईस्वी में, जिसको आप कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और जिसके आधार पर 1919 का अधिनियम आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लिख लेंगे। तो जैसे ही सुधारों की घोषणा होती है, एनी बेसेंट कहती है कि जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। अंग्रेजी शासन ने उत्तरदायी शासन के विकास की बात की है इसमें, और आगे ये आश्वासन दिया है कि हमारा उद्देश्य है भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। होम रूल का भी यही उद्देश्य था। तो उन्होंने इस घोषणा पर विश्वास करके आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसके अलावा भी अंग्रेजी जो सरकार है वो दमन का सहारा ले रही है, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें नज़रबंद कर देती है ऊटक मंड में। ये नाम भी थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं, ऊटक मंड। पूछा जाता है एनी बेसेंट को गिरफ्तार करके नज़रबंद कहाँ किया गया? ऊटक मंड में। जॉर्ज अरुंडेल को, वीपी वाडिया को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से ये जो 1917 में सुधारों की घोषणा होती है और जिस पे 1919 का अधिनियम बनता है, इससे जो
उदारवादी तबका है वह संतुष्ट हो जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक वर्ग ही अलग हो जाता है और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। सूरत फूट पहला विभाजन था और जो दूसरा विभाजन इसी घोषणा के बाद होता है। उन्होंने अपनी एक अलग लीग बना ली, अलग संगठन बना लिया और कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। तो एक तो यह रीज़न हो जाता है, सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। दूसरी ओर एक घटना और आपको समझना है, तिलक जो है वह एक मुकदमे के सिलसिले में इंग्लैंड चले जाते हैं। इसको भी थोड़ा समझना है। इंग्लैंड के एक लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल, उसका नाम आप नोट कर लीजिए, वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल बहुत पूछा जाता है प्रीलिम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, नोट कर लेंगे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति, उस पुस्तक का नाम था। और इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जो तिलक है वो भारतीय अशांति के जन्मदाता है। बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय अशांति के जन्मदाता किसको कहा गया, तो तिलक को कहा गया। किसने कहा, वैलेंटाइन सिरोल ने। किस पुस्तक में, इंडियन अनरेस्ट में। तो तिलक को ये बात बहुत खराब लगी, उन्होंने केस दायर कर दिया और केस लड़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। तो ये आंदोलन भी नेतृत्व विहीन हो जाता है। इधर एनी बेसेंट को नज़रअंदाज कर लिया जाता है और यह आंदोलन, इसका पतन हो जाता है, ये असफल हो जाता है। यानी कहीं से भी जो इनकी डिमांड है होम रूल की वह पूरी नहीं हो पाती है। सिर्फ आश्वासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा एक आश्वासन प्राप्त होता है। तो नेतृत्व विहीन होने के कारण और दमनात्मक कार्रवाइयों के कारण इस आंदोलन का पतन हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस के बारे में। जो सीमाएं हैं इस आंदोलन की, तो पहली बात तो ये है कि यह आंदोलन असफल हो जाता है, असफल आंदोलन है, यानी अपने उद्देश्य को जो पाना चाहता है वो नहीं मिला। दूसरी बात, इस आंदोलन को अगर आप देखें, इस आंदोलन में क्या हो रहा है, इस आंदोलन में बस वही पंपलेट बांटे जा रहे हैं, पुस्तकालय हो रही हैं, राजनीतिक कक्षाएं हो रही हैं, लोगों को सुशासन के बारे में बताया जा रहा है। तो कहीं ठोस प्रकार के कार्यक्रम नहीं है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी सीमा क्या है कि बहुत ठोस प्रकार के कार्यक्रम नहीं है। ऐसे कार्यक्रम नहीं हैं जिनमें जन सहभागिता अपने आप हो। जैसे आपने गांधीवादी आंदोलन में देखा, ऐसे कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी ने बनाए कि लोग अपने आप जुड़े। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ नहीं है, बहुत बड़ी सीमा है इस आंदोलन की। और आप ऐसा भी कह सकते हैं, यह आंदोलन एक प्रकार से बौद्धिक वर्ग का आंदोलन है, इसका बौद्धिक स्वरूप है, बौद्धिक आंदोलन है, वैचारिक आंदोलन है। जमीनी स्तर पर कोई बहुत बड़े कार्यक्रम नहीं है। यह भी आप कह सकते हैं, चौथा पॉइंट आप ऐसा भी बना सकते हैं कि इसमें कहीं से भी आज़ादी का दृष्टिकोण नहीं है, कहीं से भी इसमें अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण नहीं है, साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण नहीं है इस पूरे के पूरे आंदोलन में। ये भी आप, कहीं से इन्होंने आज़ादी की मांग नहीं रखी, कहीं से इन्होंने ऐसी बात नहीं किया कि अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर जाना है, इस प्रकार की बात नहीं की। इस प्रकार की बातें नहीं। बेसेंट तो ये कहती थी कि जो भारतीय लोग हैं और जो ब्रिटेन के लोग हैं उनके मध्य एक अच्छा संबंध हो, अच्छे संबंध स्थापित करने का दृष्टिकोण उनका था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस आंदोलन के महत्व के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ध्यान से समझना है। तो महत्व में पहली बात, यद्यपि ये आंदोलन सफल नहीं हो पाता है, यह आंदोलन असफल हो जाता है, जो इसके उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो पाते हैं, फिर भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस आंदोलन का विशेष महत्व है। तो कौन कौन से बिंदु आप बनाएंगे उनको थोड़ा सा देखें। पहली बात तो निष्क्रियता की समाप्ति।
निष्क्रियता की समाप्ति। राष्ट्रीय आंदोलन में पृष्ठभूमि में हमने जो चर्चा किया था कि राष्ट्रीय आंदोलन निष्क्रिय अवस्था में है, उसकी समाप्ति। राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रकार से गतिशीलता आ जाती है पूरे देश में। दूसरी बात, इस आंदोलन के माध्यम से लोग स्वशासन की विचारधारा से परिचित हो रहे हैं, होम रूल की विचारधारा से परिचित हो रहे हैं। कोई भी बड़ा विकास अचानक नहीं होगा। जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, मांगे उन्होंने रखी, वैसे आगे बढ़ करके एक नई मांग, डोमिनियन स्टेटस की मांग, इसको लोग समझ रहे हैं, लोगों की आकांक्षाएं और आगे बढ़ रही हैं। तो स्वशासन की विचारधारा से लोग परिचित हो रहे हैं। राजनीतिक जागरूकता आ रही है लोगों में। इस आंदोलन का महत्व क्या है? इस आंदोलन ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में बहुत विशेष योगदान दिया। लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने में इस आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा इसमें जो गतिविधियां हो रही हैं, जो पुस्तकालय बन रहे हैं, जो कक्षाएं हो रही हैं, उनसे राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यद्यपि एनी बेसेंट का भले ही उद्देश्य साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था, लेकिन फिर भी तिलक के द्वारा जो गतिविधियां हुई, यहाँ के नेताओं के द्वारा जो गतिविधियां हुई, जो लोगों में राजनीतिक कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ रही है, उससे लोगों में राष्ट्रवाद तो बढ़ रहा है। राष्ट्रवाद के बढ़ने का अर्थ क्या है कि लोगों में साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण आ रहा है, लोगों में अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण आ रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी दृष्टिकोण आ रहा है। तो आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं कि साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण। पहली बार हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो शहरी क्षेत्र के साथ साथ गांव में भी फैल जाता है। गांव में भी संगठन की शाखाएं बन रही हैं और गांव में भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन बनता है, संगठनात्मक विकास होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार गांव तक होता है। इसके अलावा भी आप ऐसा पॉइंट बना सकते हैं, पहली बार एक सीमा तक अखिल भारतीय स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन का दिखाई पड़ता है। पूरे भारत में शाखाएं हैं होम रूल आंदोलन की। सामाजिक आधार बहुत विस्तृत हो जाता है। पहले की तुलना में उसका विस्तार होता है। सामाजिक आधार में हमने ये बात आपको बताया है। इसके बाद हमने जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वो एक नया चरण इसमें आ जाता है। जो पहले के उदारवादी हैं, संवैधानिक राजनीति है, उनकी तुलना में थोड़ा उग्र चरण है, उनकी तुलना में थोड़ा तीव्र आंदोलन है। ये उग्र आंदोलन है। पंपलेट्स वगैरह बंटवाना, गतिविधियों को संचालित करना, यानी राष्ट्रीय आंदोलन हमारा एक नए चरण में प्रवेश कर जाता है। और अंतिम बात आप ऐसा लिख सकते हैं, होम रूल आंदोलन का जो महत्व है उसमें आप बता सकते हैं कि इस आंदोलन की जो गतिविधियां थी उसका जो प्रभाव पड़ता है, आगे जो गांधीवादी आंदोलन शुरू हो रहे हैं, गांधी जी के नेतृत्व में जो जन आंदोलन शुरू हो रहे हैं, होम रूल आंदोलन उनके मार्ग को प्रशस्त करता है, उस मार्ग को मजबूत बनाने का काम करता है।